हेलो फ्रेंड्स, कनिष्क एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम मौलिक अधिकार पर डिस्कशन करेंगे। मौलिक अधिकार जिन्हें हम मूल अधिकार के नाम से भी जानते हैं और इन्हें हम फंडामेंटल राइट्स के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मौलिक अधिकार आखिर क्या हैं और ये हमारे लिए किस तरह से उपयोगी हैं। तो ऐसे अधिकार जो व्यक्तियों के लिए अनिवार्य होते हैं और ये हमें जन्म से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा इन अधिकारों को हमसे कोई छीन नहीं सकता है, ये मौलिक अधिकार कहलाते हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में इनका वर्णन किया गया है। संविधान का भाग जो 3 है इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर ये मैग्ना कार्टा क्या है। तो ब्रिटेन के किंग थे जॉन, तो उनके यहाँ पर जो काम करने वाले जिन्हें सामंत कहा जाता था, तो किंग ने क्या किया कि वहाँ के अपने जो शासक थे उनके लिए कुछ अधिकारों का एक पत्र जारी किया। तो उसी अधिकार पत्र को मैग्ना कार्टा कहा गया। इसके बाद से जिस भी देश में ये अधिकार पत्र जारी होते तो उसे मैग्ना कार्टा ही कहा जाने लगा। तो जो संविधान का भाग 3 है ये क्या है, मौलिक अधिकार, या कहें कि हमारे लिए ये अधिकारों का एक पत्र है, इसीलिए इसे हम मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। यहाँ से केवल एक ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। तो संविधान का मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहा जाता है। मूल रूप से हमें 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त है। चवालीसवां संविधान संशोधन होता है 1978 में। इस संविधान संशोधन में अनुच्छेद 31 में एक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार। तो अनुच्छेद 31 के जो संपत्ति का अधिकार हमें दिया गया था, इसे मूल अधिकार के दर्जा से हटाकर इसे भाग 12 में अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया है। तो अब वर्तमान में अगर देखा जाए तो वर्तमान में हमें 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। अब देखते हैं कि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। तो पूछा जा सकता है एग्जाम में कि संविधान में हमें मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। तो हमें 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। और वर्तमान में हमें कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो वर्तमान में हमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। मूल रूप से 7 प्रकार के और वर्तमान में 6 प्रकार के। इसके बाद क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि किस मौलिक अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर उसे कानूनी अधिकार बनाया गया है। तो अनुच्छेद 31 संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा समाप्त करके और कानूनी अधिकार बनाया गया है। इसे किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो अनुच्छेद 300A में रखा गया है। या ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि संपत्ति के अधिकार को किस भाग में शामिल किया गया है, तो भाग 12 में शामिल किया गया है। और कौन सा संविधान संशोधन किया गया था जब संपत्ति के अधिकार का दर्जा मूल अधिकार से हटाया गया था, तो 44वां संविधान संशोधन 1978। तो ये हमें याद रखने की जरूरत है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें कौन कौन से ऐसे 6 मौलिक अधिकार हैं जो प्राप्त हैं। तो पहला जो अधिकार है वो है समता का अधिकार। समता का, या इसे हम समानता का अधिकार कहते हैं। इसका जो वर्णन है वो है अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 के बीच में। इसके बाद जो दूसरा मौलिक अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। ये है अनुच्छेद 19 से और 22 के बीच में। इसके बाद तीसरा जो अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये है अनुच्छेद
23 से 24 में। इसके बाद चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका वर्णन है अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में। इसके बाद पांचवा है सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार। इसका वर्णन है अनुच्छेद 29 से और 30 के बीच में। इसके बाद जो छठवां मौलिक अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये है अनुच्छेद 32 में। अब जैसा कि मैंने बताया है कि अनुच्छेद 31 को मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300A में रखा गया है, इसलिए हमें यहाँ पे सीधे अनुच्छेद 32 मिल रहा है, क्योंकि अनुच्छेद जो 31 था उसे समाप्त कर दिया गया है। तो आइए हम सभी 6 मौलिक अधिकारों को वन बाय वन करके पढ़ते हैं। पहला जो मौलिक अधिकार है वो है समता का अधिकार। इसका वर्णन है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच में। अब देखिए सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कहाँ पे जाता है, हमें अनुच्छेद याद रखने में। मतलब कि हमने कौन से अनुच्छेद में कौन सा मौलिक अधिकार पढ़ा है, ये याद रखना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए हमको कीवर्ड याद रखना होगा। जैसे यहीं पर अगर मैं देखूं कि समता, अगर मैं कीवर्ड लेके चलूं समता, तो समता क्या मतलब होता है, समानता। तो पहला हमारा मौलिक अधिकार क्या है, समानता। हमें सारे वर्ड याद रखने की जरूरत नहीं है, बस हमें कीवर्ड लेके चलेंगे तो वो आसानी से हमको याद रखने में ठीक रहेगा। तो हम अनुच्छेद 14 देखते हैं। अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि विधि के समक्ष क्षमता। तो हमारा कीवर्ड यहाँ पे क्या होना चाहिए, हमारा कीवर्ड होना चाहिए विधि। विधि का क्या मतलब होता है, विधि का मतलब होता है कानून। मतलब कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है कि भारतीय राज्य क्षेत्र में सभी व्यक्तियों को या सभी व्यक्ति कानून के सामने वो समान होंगे, ये अनुच्छेद 14 कहता है। तो हमें केवल यहाँ पे विधि याद रखना है और हमें अनुच्छेद 14 को बड़े आसानी से हमें इस तरीके से याद रख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया है, धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश या जन्म स्थान के आधार पर सभी व्यक्ति समान होंगे, किसी में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं किया जाएगा। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि भारत में जितने भी सार्वजनिक प्लेसेस हैं, चाहे वो होटल्स हों या मंदिर हों या जितने भी सार्वजनिक स्थान हैं, वहां पर इन कैटेगरी के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी व्यक्ति समान हैं, ऐसा अनुच्छेद 14 में कहा गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में कहा गया है लोक नियोजन में अवसर की समानता। तो यहाँ पे कीवर्ड होना चाहिए लोक नियोजन। तो लोक नियोजन क्या मतलब होता है कि शासकीय नौकरी में, मतलब कि अनुच्छेद 16 कहता है कि सरकारी नौकरी में सभी व्यक्तियों को समान अवसर दिए जाएंगे।
इसके बाद अनुच्छेद 17, तो अनुच्छेद 17 में कहा गया है अस्पृश्यता का अंत, मतलब कि सार्वजनिक जो स्थल हैं या पूजा स्थल हो गए, वहां पर किसी भी व्यक्ति को छुआछूत के आधार पर उससे भेदभाव नहीं किया जाएगा, और ऐसा यदि कोई करता है तो वो अपराध की श्रेणी में आएगा, ऐसा अनुच्छेद 17 में कहा गया है। इसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 18, जिसमें कहा गया है कि उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, इसका क्या मतलब है? उपाधि जैसे कि राजा की उपाधि, राय बहादुर की उपाधि या दीवान की उपाधि, मतलब कि कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे इन जैसी उपाधियों को उपयोग नहीं करेगा, ऐसा अनुच्छेद 18 में कहा गया है। तो ये था समता का अधिकार, मतलब कि हमें जो पहला मूल अधिकार प्राप्त है उसे मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। इसके बाद हम सेकंड देखेंगे, स्वतंत्रता का अधिकार। पहला अनुच्छेद इसमें देखते हैं, अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता के अधिकार में। इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये प्रदान किया गया भारतीय जनता को। इसका कीवर्ड क्या है? यह है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति का मतलब है कि व्यक्ति को इस तरह से स्वतंत्र किया जाए ताकि वो स्वयं का विकास करे और उसके विकास के साथ साथ राष्ट्र का विकास होता रहे। तो ये अनुच्छेद 19 में कहा गया है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 में कुल 6 प्रकार के और भी अधिकार दिए गए हैं, उसको हम देखते हैं। अनुच्छेद 19 ए में कहा गया है बोलने की स्वतंत्रता। इसके बाद अनुच्छेद 19 बी में कहा गया है शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने का अधिकार या प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता। इसके बाद अनुच्छेद 19 सी, यह है सभा एवं संगठन बनाने की स्वतंत्रता। इसके बाद अनुच्छेद 19 डी, यह है भारत में कहीं पर भी आवागमन की स्वतंत्रता। इसके बाद अनुच्छेद 19 ई, यह है भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता। इसके बाद अनुच्छेद 19 एफ, ये है रोजगार का या रोजगार की स्वतंत्रता, मतलब कि भारत में कहीं पर भी रोजगार करने की स्वतंत्रता। तो चलिए इसको हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। मतलब कि 19 ए में क्या कहा गया है? बोलने का अधिकार। कोई भी एक व्यक्ति जिसे बोलने का अधिकार है वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने का भी अधिकार है उसे। इसके बाद यदि वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर सकता है तो वो कुछ लोगों को लेकर सभा या संगठन बना सकता है।
यदि व्यक्ति ने सभा या संगठन बनाया है तो उसके प्रचार प्रसार के लिए वो भारत में कहीं पर भी आवागमन कर सकता है। इसके बाद यदि व्यक्ति कहीं पर भी आवागमन कर सकता है तो उसे निवास का अधिकार है। इसके बाद यदि व्यक्ति कहीं पर भी निवास करता है तो उसे अपनी जीविका चलाने के लिए रोजगार का अधिकार प्रदान किया गया है। तो ये याद रखने का एक तरीका है इन सभी 6 अनुच्छेदों को कि 19A में क्या कहा गया है, मतलब पहले हम बोलने का अधिकार हमें प्राप्त किया गया है। उसके बाद बी में हम शांतिपूर्ण तरीके से हम प्रदर्शन कर सकते हैं। इसके बाद हम सभा या संगठन बनाने का हमें अधिकार है 19C में। इसके बाद 19D में हमें भारत में कहीं भी आने जाने का स्वतंत्रता दी गई है, हमें किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं किया जाएगा। इसके बाद 19E में भारत में कहीं भी निवास करने का अधिकार हमें प्रदान किया गया है। इसके बाद 19F में हमें रोजगार करने की स्वतंत्रता है भारत में कहीं पर भी। तो ये 19 जो अनुच्छेद था ये उसका पूरा एक भाग है। इसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 20 जिसमें कहा गया है कि अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण मतलब कि यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसे भी 3 प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं। देखते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला यह है कि स्वयं के विरुद्ध उसे गवाह के तौर पे पेश नहीं किया जाएगा या उस पर दबाव नहीं बनाया जाएगा। इसका मतलब कि यदि व्यक्ति जिसने अपराध किया है तो उसे दबाव देकर और स्वयं के विरुद्ध में गवाही देने के लिए उसे बाध्य नहीं किया जाएगा, ऐसा अनुच्छेद 20 के 1 में कहा गया है। इसके बाद दूसरा है एक अपराध के लिए एक बार ही सजा दी जाएगी। मतलब कि यदि किसी व्यक्ति को किसी एक अपराध के लिए एक बार सजा दे दी गई है तो उसे उसी अपराध के लिए दोबारा से सजा नहीं दी जाएगी, ऐसा अनुच्छेद 20 के 2 में कहा गया है। इसके बाद तीसरा क्या है, तीसरे में कहा गया है कि जब व्यक्ति अपराध करता है मतलब कि जिस समय वो अपराध करता है तो उस समय पे जो भी कानून लागू है और उस अपराध के लिए जो सजा निर्धारित है उसी के आधार पर उसे सजा दी जाएगी। इसका मतलब है कि यदि एग्जाम्पल के लिए यदि कोई 2020 में कोई अपराध करता है, यदि कोई व्यक्ति 2020 में अपराध करता है और उस अपराध के लिए सजा है 6 माह, लेकिन व्यक्ति को सजा होती है कब, 2023 में। व्यक्ति को सजा होती है 2023 में और उस अपराध की जो सजा है उसे बढ़ाकर 1 वर्ष कर दिया जाता है। तो उस व्यक्ति को जिसने अपराध किया है उसे 6 माह की ही सजा होगी, न कि 1 वर्ष की सजा। मतलब कि कोई व्यक्ति 2020 में अपराध करेगा और उसका जो अपराध डिक्लेयर होता है कोर्ट के द्वारा उसे सजा दी जाती है 2023 में, और उस अपराध की जो सजा है उसे शासन के द्वारा या जो कानून है उसके द्वारा बढ़ा दिया जाता है और वो 1 वर्ष कर दिया जाता है। तो सजा उसे उस समय के कानून के आधार पर ही होगी, ना कि वर्तमान कानून के आधार पर। तो ये था अनुच्छेद 20 जिसमें 3 प्रकार के अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है अनुच्छेद 21। इसमें कहा गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसे जीवन जीने का अधिकार भी कहा जाता है।
इस अधिकार में सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के द्वारा समय समय पर कुछ और भी अधिकार ऐड किए गए हैं, जैसे सभी व्यक्तियों को स्वच्छ पेयजल का अधिकार है। इसके बाद सभी व्यक्तियों को स्वच्छ भोजन का अधिकार है। इसके बाद स्वास्थ्य का अधिकार है। तो ये सभी अधिकार जो है ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में आते हैं, मतलब कि अनुच्छेद 21 में। यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं कि हमें स्वच्छ पेयजल पीने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 21 में। हमें स्वच्छ भोजन का अधिकार किस में दिया गया है, वो दिया गया है अनुच्छेद 21 में। एवं हमें जो उचित स्वास्थ्य लाभ है उसका अधिकार हमें किस में दिया गया है, वो है अनुच्छेद 21 में। इसके बाद जो नेक्स्ट अधिकार है वो है अनुच्छेद 21A, मतलब कि शिक्षा का अधिकार। इसको हम देखते हैं। देखिए, वर्ष 2002 में एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, 86, मतलब कि 86वां संविधान संशोधन। उस संविधान संशोधन में अनुच्छेद 21 से मौलिक अधिकार में जोड़ा जाता है और उसमें कहा जाता है कि प्रत्येक 6 से 14 वर्ष के बच्चे को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। मतलब कि प्रत्येक 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है, ऐसा अनुच्छेद 21 में शामिल किया गया, या जो मौलिक अधिकार है उसमें अनुच्छेद 21A को शामिल किया गया, जो कि 86वें संविधान संशोधन में वर्ष 2002 में इसे जोड़ा गया था। कहने का मतलब यह है कि मूल रूप से अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 21 है या शिक्षा का अधिकार ये भारतीय संविधान में शामिल नहीं था या मौलिक अधिकार में शामिल नहीं था। इसे 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे जोड़ा गया। मैं बार बार फोकस इस पे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है ये 86वें संविधान संशोधन, और कई बार ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि किस संविधान संशोधन में हुआ था। तो इस पे फोकस करना मेरा ये उद्देश्य है कि आपको ये याद रह जाए। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, उसमें 21A को जोड़ा गया, उसमें प्राथमिक शिक्षा का अधिकार प्रत्येक 6 से 14 वर्ष के बच्चे को, जो कि निःशुल्क रूप से सरकार के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 22, जिसमें कहा गया है गिरफ्तारी से संरक्षण। गिरफ्तारी से संरक्षण, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि यदि किसी व्यक्ति को जिसने अपराध किया है तो वो ये कहकर छूट सकता है कि अनुच्छेद 22 में मुझे गिरफ्तारी से संरक्षण प्रोवाइड किया गया या मौलिक अधिकार प्रोवाइड किया गया है। इसका ये मतलब है कि जब किसी व्यक्ति को जिसने अपराध किया है उसे जब गिरफ्तार किया जाएगा तो उसे कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त होंगे गिरफ्तारी के बाद में। तो आइए देखते हैं हम। पहला अधिकार ये होगा कारण पूछने का अधिकार। मतलब कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है वो कारण पूछ सकता है कि उसे किस जुर्म में या किस अपराध के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है। इसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि जब व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा उसके 24 घंटे के अंदर ही उसे नजदीकी जो वहां पे कोर्ट होगा वहां पे 24 घंटे के अंदर पेश किया जाएगा। और इस 24 घंटे में एक बात ये कही गई कि 24 घंटे में जो आवागमन का जो समय है उसे निकाल के और जो 24 घंटे बचते हैं उस पे इसे पेश किया जाएगा। इसके बाद तीसरा है उचित कानूनी सलाह।
मतलब कि गिरफ्तार व्यक्ति को उचित कानूनी सलाह लेने का अधिकार है, मतलब कि वो अपने अनुसार जो वकील है उसे हायर कर सकता है और उससे मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता है। तो ये था हमारा दूसरा अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि मैंने 19 से लेकर 22 तक पूरा क्लियर किया है। इसके बाद में हम नेक्स्ट देखेंगे अनुच्छेद 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है, उसको देखते हैं। तो आइए हम नेक्स्ट जो मौलिक अधिकार है वो देखते हैं। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 23 से 24 में है। अनुच्छेद 23 क्या कहता है? मानव व्यापार और बाल श्रम निषेध। निषेध का मतलब होता है कि प्रतिबंध या प्रतिबंध लगाया जाना। मानव व्यापार क्या है? मानव व्यापार जिसे हम मानव तस्करी के नाम से भी जानते हैं। और बाल श्रम क्या है? बाल श्रम का मतलब है कि बालकों के द्वारा मजदूरी करवाया जाना। तो इन दोनों ही जो मामले हैं, इन दोनों को प्रतिबंधित किया गया है अनुच्छेद 23 में, और यदि ऐसा कोई करता है तो वो अपराध की श्रेणी में आएगा। इसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर रोक। इसका मतलब है कि यदि कारखाने हो गए या उद्योग हो गए या अन्य किसी व्यवसाय में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यदि काम वहां पे करवाया जाता है तो वो अपराध की श्रेणी में आएगा, उस पर रोक लगाई गई है। इसके बाद हम देखते हैं अगर हमारा जो चौथा मौलिक अधिकार है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका वर्णन है अनुच्छेद 25 से 28 में। अनुच्छेद 25 में क्या है? धर्म के अबाध रूप से मानने और आचरण का अधिकार। इसका मतलब है कि हम अपने धर्म को बिना किसी रोक टोक के हम उसे मान सकते हैं और उसका आचरण कर सकते हैं। आचरण करने का अधिकार यह है कि जैसे हमारे धर्म में जो भी प्रथाएं चल रही हैं, हम उन प्रथाओं को बिना किसी रोक टोक के स्वतंत्रता पूर्वक हम मान सकते हैं। ऐसा कहा गया है अनुच्छेद 25 में, या ये अधिकार हमें प्राप्त है अनुच्छेद 25 में। इसके बाद अनुच्छेद 26 में क्या है? इसमें है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। मतलब कि कोई भी धर्म अपने जो भी उनके धार्मिक कार्य हैं उनका आयोजन कर सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं की जाएगी, उन्हें पूरी तरह से स्वतंत्र किया गया है। ऐसा अनुच्छेद 26 में कहा गया है। इसके बाद है 27 में धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता। मतलब कि यह है कि जो भारत देश है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य है, मतलब कि भारत का कोई अपना विशेष धर्म नहीं है और यहाँ पे सभी धर्म समान हैं। तो सरकार के द्वारा किसी विशेष धर्म को टैक्स या किसी विशेष जो धर्म उनसे टैक्स नहीं लिया जाएगा या उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी आर्थिक सहायता नहीं की जाएगी। ऐसा कहा गया है अनुच्छेद 27 में। इसके बाद है अनुच्छेद 28 धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने का अधिकार। मतलब कि कोई भी व्यक्ति जो जिस धर्म से संबंधित है या किसी विशेष धर्म को जो मानते हैं वो अपने धर्म की शिक्षा को बिना किसी रोक टोक के स्वतंत्रता पूर्वक ग्रहण कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट अधिकार है वो हम देखते हैं, यह है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। इसका वर्णन किया गया संविधान में अनुच्छेद 29 और 30 में। अनुच्छेद 29 में क्या है? इसमें है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक मतलब कि माइनॉरिटीज। तो माइनॉरिटीज जो हैं भारत में, उनके हितों को संरक्षित किया गया है अनुच्छेद 29 में। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में है? वो है अनुच्छेद 29 में। अब इसमें और भी क्या प्रावधान किए गए हैं? इसमें देखिए पहला क्या है? यह है भारतीय नागरिकों को संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार। मतलब भारतीय नागरिक, देखिए हमारे जो भारत में विभिन्न समुदाय हैं, विभिन्न भाषाएं हैं या हमारे यहाँ के जो कल्चर हैं वो अलग अलग हैं। तो सभी व्यक्तियों को अपनी भाषा, अपनी कल्चर को बनाए रखने की स्वतंत्रता है। उनके जो कल्चर है उनसे किसी भी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं किया जाएगा। इसके बाद क्या है? शासन द्वारा वित्त पोषित संस्थाओं में प्रवेश का अधिकार। इसका मतलब है कि जन्म स्थान के आधार पे, भाषा के आधार पे या उनके मूल वंश के आधार पे किसी भी व्यक्ति को शासन द्वारा जो भी वित्त पोषित संस्थाएं हैं या शासन के द्वारा जिन्हें जो फाइनेंशियली जो सपोर्ट किया गया है, उन संस्थाओं में इन सभी जो कैटेगरीज हैं या कहना चाहिए कि जन्म स्थान, मूल वंश, इसके आधार पर किसी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। उन्हें उन संस्थाओं में एडमिशन या प्रवेश दिया जाएगा। इसके बाद अनुच्छेद 30 क्या है? यह है शिक्षण संबंधित संस्थाओं की स्थापना करने का अधिकार। मतलब कि
सभी व्यक्तियों को या विशेष जो धर्म हैं, जो समुदाय हैं, वे अपने अनुसार जो उनके शिक्षण संस्थाएं हैं उनकी स्थापना वो कर सकते हैं और उन्हें संचालित कर सकते हैं। तो ऐसा अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 30 में। हमारा जो नेक्स्ट अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मतलब कि अनुच्छेद 32। क्या है अनुच्छेद 32? काफी इंपॉर्टेंट भी है। इंपॉर्टेंट इसलिए कि हमने अभी तक जितने अधिकार पढ़े हैं, हमारे जितने भी मौलिक अधिकार हैं, उन सभी अधिकारों का यदि दुरुपयोग होता है या उनमें से किसी भी अधिकार का दुरुपयोग होता है, तो जो अनुच्छेद 32 है ये सुप्रीम कोर्ट को ऐसी शक्ति देता है कि सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करे। इसका ये मतलब है कि यदि हमारे जितने भी मौलिक अधिकार हैं उनका किसी के द्वारा दुरुपयोग किया जाता है या हमसे वो मौलिक अधिकार कोई छीनता है, तो सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले सकता है, रिट जारी कर सकता है। ये अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट को शक्ति प्रदान करता है। इसी तरह से हाई कोर्ट को शक्ति प्राप्त है रिट जारी करने की या मौलिक अधिकारों पर एक्शन लेने की, वो है अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा भी कहा गया है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा। मैंने जो पिछली क्लास में प्रस्तावना की जो क्लास थी हमारी, उसमें मैंने बताया था कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है, और मैंने ये भी बताया था कि अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा या अनुच्छेद 32 या संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भी संविधान की आत्मा कहा गया है। लेकिन वहां पे मैंने ये भी बताया था कि जब किसी व्यक्ति विशेष का नाम आता है तो हम अनुच्छेद 32 हमारा आंसर सही होना चाहिए। और यदि ये कहा जाता है कि संविधान की आत्मा क्या है, जहां पे किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया जाएगा, तो वहां पे हमारा आंसर प्रस्तावना होगा। देखिए, मैंने अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 में बताया कि सुप्रीम कोर्ट क्या करते हैं या हाई कोर्ट क्या करते हैं, ये रिट जारी करते हैं। रिट कैसे जारी करते हैं? रिट का मतलब होता है कि याचिका जो हम कोर्ट में दायर करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को 5 प्रकार के रिट जारी करने के अधिकार हैं। कौन कौन से हैं? पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका ये मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति जो बंदी बना लिया गया है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके अधिकारों को प्रदान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो यदि उसके अधिकारों का कोई दुरुपयोग कर रहा है, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रिट जारी करते हैं। परमादेश का मतलब ये होता है कि यदि कोई अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं, शासन के जो भी कर्मचारी, यदि उनके द्वारा ऐसा कोई कर्तव्य किया जाता है जो कि शासन के नियमों के विरुद्ध हो या मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रिट जारी कर सकते हैं। प्रतिषेध का मतलब होता है, इसका मतलब है कि कोई भी कोर्ट यदि अपने न्याय क्षेत्र के बाहर जाकर कोई भी कानून या फैसला सुनाता है, तो उस पे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो है वो रोक लगा सकते हैं। इसके बाद उत्प्रेषण क्या है? इसमें जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंडर जो न्यायालय हैं, कोर्ट हैं, उनके जो अधिकारी हैं, यदि वो अपनी ड्यूटी से या अपने कर्तव्य के विरुद्ध जाके कोई काम करते हैं जिससे कि किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का दुरुपयोग हो रहा है, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट वहां पे आदेश जारी कर सकते हैं, रिट जारी कर सकते हैं। इसके बाद 5वां जो रिट है वो है अधिकार परीक्षण। इसका मतलब है कि यदि कोई किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी भी व्यक्ति का किसी भी कार्यालय, जो शासकीय कार्यालय हैं, उनके द्वारा उस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का दुरुपयोग किया जा रहा है, तो वहां पर जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है वो अधिकार परीक्षा या कहना चाहिए कि रिट जारी कर सकता है और उस कार्यालय को वहां पर ये हिंट कर सकता है कि आप उस व्यक्ति के अधिकारों का जो दुरुपयोग हो रहा है उसके विरुद्ध जाके आप काम कर रहे हैं। तो ये थे हमारे मौलिक अधिकार। मैंने 1 बाय 1 करके सभी को क्लियर करने की कोशिश किया है। तो मौलिक अधिकार के इस टॉपिक से यदि आपको किसी प्रकार कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि मेरे वीडियोस आप सभी को पसंद आ रहे हैं उसके लिए भी आप कमेंट करिए, ताकि मैं और भी मोटिवेट होता रहूं और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आता रहूं। वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।